सुप्रभात छात्रों। हमने पहले के लेक्चर में हर्डमानिया से बाह्य संरचना, हर्डमानिया के टेस्ट स्पीक्यूल, हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। आज हमने हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कैसे हर्डमानिया की फोरगट, जो ये ब्रैंकियल अपर्चर होता है, ये काम करता है, जिसमें ब्रैंकियल टेंटेकल होता है। फिर हमने हर्डमानिया के मिडगट के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये ब्रैंकियल सैक आता है। और फिर हमने हर्डमानिया के हैंडगट के बारे में पढ़ा था। ये 3 हिस्से होते हैं मूलतः डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ब्रैंकियल सैक के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो वेंट्रल पार्ट होता है ये एंडोस्टाइल होता है। इसके डॉर्सल साइड में सैक में डॉर्सल लेमिना होते हैं, जिसमें ये डॉर्सल लिंगुएलेट्स पाए जाते हैं। फिर ये यहाँ से भोजन ईसोफेगस में आता है, फिर ये स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर आता है। इससे होता हुआ भोजन रेक्टम और क्लोइका से होता हुआ फिर ये एट्रियल अपर्चर में खुलता है, और एट्रियल अपर्चर में ओपन होने के बाद में भोजन अपचित जो होता है वो एक फव्वारे के रूप में हर्डमानिया में बाहर निकल जाता है। ऐसा हमने हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पढ़ी थी, तब पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि हर्डमानिया के अंदर ये जो ईसोफेगस होता है उसके दोनों तरफ ये लीवर जैसी संरचना पाई जाती है। ये लीवर है, लीवर के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। स्टमक होती है, उसके अंदर भी पायरोलिक ग्लैंड पाई जाती है, वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का स्त्रवण करती है, जिससे कि हर्डमानिया के अंदर जो भोजन होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तीनों अल्टीमेटली अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। हमने थोड़ा ये भी पढ़ा था इनकी आंतरिक संरचना और हिस्टोलॉजी के बारे में। ये एलएस फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। हमने ब्रैंकियल टेंटेकल के बारे में पढ़ा था। ये ब्रैंकियल टेंटेकल की स्ट्रक्चर है, तो ये ब्रैंकियल टेंटेकल के बारे में पढ़ा था। ब्रैंकियल टेंटेकल के स्ट्रक्चर होते हैं वो फिल्टर फीडिंग और म्यूकॉइड फीडिंग का काम करते हैं। हमने स्टिग्मेटा की स्ट्रक्चर भी देखी थी। हमने ये डॉर्सल लेमिना में पाए जाने वाले लंबे पतले जीभ और अंगुली की प्रवर्तनुमा संरचनाएं लिंगुएलेट्स के बारे में पढ़ा था। ये लिंगुएलेट्स जो होती है ये फूड को, जो ब्रैंकियल सैक में आ जाते हैं, अपने इस मूवमेंट के द्वारा एक डोरी के अंदर बदल देती है और फिर ये अंदर एंटर हो जाते हैं ईसोफेगस के अंदर। हमने एंडोस्टाइल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ये एंडोस्टाइल की संरचनाएं जिसमें कि ये मिडिल बड़ी सीलिएटेड लॉन्गिट्यूडनल सीलिया पाए जाते हैं और इनके मूवमेंट के द्वारा ये स्ट्रैंड बनकर ऊपर फूड डॉर्सल लेमिना की सहायता से ईसोफेगस में एंटर हो जाता है। अब हम थोड़ी सी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पाचन हर्डमानिया के अंदर होता है। हर्डमानिया का जो ब्रैंकियल सैक का अंतिम भाग होता है वो सर्कुलर और छोटा होता है, जिसे ईसोफेजियल एरिया कहते हैं। इस ईसोफेजियल एरिया के अंदर ब्रैंकियल वेसल्स, स्टिग्मेटा आदि एब्सेंट होते हैं। ये जस्ट ब्रैंकियल सैक का टर्मिनल पार्ट है जो ईसोफेगस के अंदर ओपन होता है। ईसोफेगस के अंदर 4 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। ईसोफेगस की बाहर की तरफ ये थिक मसल्स पाई जाती है। ये बाहर की तरफ मसल्स पाई जाती है जो मस्कुलर होती है। ये फिर ल्यूमन ईसोफेगस की ओपनिंग्स पाई जाती है। सबसे अंदर की तरफ सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। उस सीलिया के मूवमेंट के द्वारा फूड आगे की तरफ मूव होता है और सीलिएटेड ग्रूव भी पाई जाती है। फूड ईसोफेगस से अल्टीमेटली स्टमक के अंदर चला जाता है। अब हम स्टमक की स्ट्रक्चर देखें। स्टमक इंटेस्टाइन आहार नाल का बड़ा चौड़ा भाग होता है जो भोजन का संग्रह भी करता है, भोजन का पाचन भी इसके अंदर होता है। इसमें अनेक ब्रांच्ड ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। इस पाइलोरिक ग्लैंड में स्टमक में एक तरफ आपके लीवर का लेफ्ट होता है, दूसरी तरफ लीवर का राइट लोब पाया जाता है, और बायां जो भाग लीवर का होता है वो स्टमक के दोनों तरफ स्थित होता है। स्टमक के बाद लंबी पतली इंटेस्टाइन होती है जो यू शेप्ड होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, समीपस्थ पार्ट और दूरस्थ पार्ट। ये समीपस्थ प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग लिम्ब या
डिस्टल डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, यानी दूरस्थ आरोही भुजा कहलाती है और समीपस्थ अवरोही भुजा कहलाती है। ये आरोही और अवरोही भुजा इंटेस्टाइन की किस प्रकार अरेंज्ड होती है, थोड़ा हम चित्र में देखें। जो हमने पूर्व में एलिमेंट्री कैनाल के चित्र देखा था, आप देखिए ये रहा, ये रही भुजाएं दो, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो इसको समीपस्थ भुजा कहते हैं, इसको दूरस्थ भुजा कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है, ये असेंडिंग लिम्ब कहलाती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ उतर रही है, ये ऊपर की तरफ घूमकर आकर यहाँ क्लोएका के अंदर ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स होते हैं। और ये लिम्ब यू शेप्ड की दिख रही है आपको, और इस यू शेप्ड के अंदर गोनाड स्थित होते हैं, लेफ्ट एंड राइट गोनाड। इंटेस्टाइन फिर मलाशय के अंदर खुलती है और ये मलाशय क्लोएका के अंदर ओपन हो जाता है, जहाँ अपचित भोजन फव्वारे के थ्रू एट्रियल अपर्चर से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो आगे की तरफ मलाशय में खुलती है। आंत्र का यह अंतिम पश्च भाग होता है। इसकी आंतरिक दीवार सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। एनस क्लोएका के अंदर खुलता है और जो 4 लिप्स के द्वारा सुरक्षित होता है। इनमें जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है, ये लीवर है और पायरोटिक ग्लैंड है। लीवर बाइलोब्ड होता है, लेफ्ट लोब बड़ा होता है और राइट लोब छोटा होता है। अनेक ट्यूब्यूल्स होते हैं जो लीवर के अंदर पाई जाती है। ये सारी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में धसी रहती है। ये ट्यूब्यूल्स 10 से 12 नलियाँ बनाती है, जिन्हें यकृत नलियाँ हेपेटिक डक्ट्स कहते हैं। ये हेपेटिक डक्ट्स छिद्रों के द्वारा आमाशय के अंदर खुलती है, जिससे कि पाचन करने वाले एंजाइम्स, जिन्हें हम एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज कहते हैं, उनका स्त्रवण करते हैं। इस प्रकार लीवर हायर एनिमल के पेनक्रियास की तरह काम कर रहा है, जो तीनों प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण कर रहा होता है। आमाशय और आंत्र की दीवारों के अंदर एक अन्य विशिष्ट ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम पायरोलिक ग्लैंड कहते हैं। इनकी बहुत सारी शाखित नलिकाएं आंत्र की प्रॉक्सिमल लिम्ब में खुलती है। ये वर्टिब्रेट के पेनक्रियास की तरह काम करती है। पायरोलिक ग्लैंड लीवर तीनों प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करता है, इसलिए हेपेटोपेनक्रियास की तरह स्ट्रक्चर लोअर वर्टिब्रेट की तरह काम कर रही है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है पायरोलिक ग्लैंड, क्योंकि पायरोलिक ग्लैंड कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में भी कन्वर्ट करती है आफ्टर डाइजेशन। एपिथेलियम जो होती है, इनके अंदर कॉलमनर और सीलिएटेड एपिथेलियम हेपेटिक डक्ट के अंदर लाइन रहती है, जबकि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। यदि हम थोड़ा डाइजेशन का प्रोसेस देखें, तो फूड जो होता है सीलियरी मैकेनिज्म के द्वारा अंदर एंटर होता है। फूड के अंदर बहुत सारे प्लैंक्टोनिक एनिमल होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। हडबानिया के अंदर ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये एल्गी, डाइटम्स या सीलिएट्स होते हैं। स्टिग्मेटा के लेटरल सीलिया जो होते हैं, ये सतत जलधारा उत्पन्न करते हैं, जिससे भोजन के सूक्ष्म पार्टिकल फिल्ट्रेट होते हैं। ये ग्रसनी के अंदर भोजन पहुंच जाते हैं और स्टिग्मेटा से होते हुए एट्रियल कैविटी में, जहाँ एट्रियल अपर्चर से जलधारा बाहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन ब्रैंकियल टेंटेकल्स में कीमोरिसेप्टर भी होते हैं, जो सूक्ष्म पार्टिकल्स को ब्रैंकियल सैक में जाने देते हैं। ये नीचे की तरफ जब बैठते हैं तो एंडोस्टाइल की सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, उसके अंदर सीलिएटेड मूवमेंट और म्यूकस सीक्रेशन से जो एंडोस्टाइल होता है, उसके अंदर भोजन चिपक जाते हैं और भोजन की एक म्यूकॉइड स्ट्रिंग डोरी बनती है। जब ये डोरी ऊपर की तरफ जाती है तो डॉर्सल लैमिना के जो लिंगुलेट्स, अंगुलियों के ऐसे प्रवर्धनुमा संरचना होती है, उनमें मूवमेंट होता है और उनके मूवमेंट से फूड अल्टीमेटली ईसोफेगस के अंदर एंटर कर लेता है। ईसोफेगस में एंटर होते ही फूड का डाइजेशन होना शुरू होता है। लीवर के द्वारा स्त्रावित जो डाइजेस्टेड जूस होते हैं वो स्त्रावित होते हैं। ये प्रोटियोलाइटिक, एमोलोलाइटिक और लिपोलाइटिक होते हैं। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन होता है। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एमाइलेज के थ्रू अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदल जाता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ये भोज्य पदार्थ जो डाइजेस्ट होता है अल्टीमेटली स्टार्च के रूप में लीवर में, ईसोफेगस और इंटेस्टाइन और स्टमक की वाल में भी डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रकार हडमानिया के अंदर
डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम पर पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ब्रैंकियल सैक के बारे में भी टिप्पणी छोटी सी आ सकती है। इसके पायरोलिक ग्लैंड, स्टमक या लीवर के बारे में भी छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में एलिमेंट्री कैनाल की संरचना का चित्र बनाते हुए पाचन क्रिया समझाइए। तो ऐसा पूरा प्रश्न भी हडवानिया में डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है। तो छोटे और बड़े प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से डाइजेस्टिव सिस्टम में से पूछे जा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम हडवानिया के रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आदि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।